नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल हम मजदूरों पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसका बहुत देर से इंतजार भी था। देश में 31 मई तक बढ़ा है लॉकडाउन। लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मेट्रो और विमान सेवा भी बंद रहेंगी। हमारे साथ प्रशांत देव, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। प्रशांत देव, लॉकडाउन 3 से ये लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस आई हैं, इसमें फर्क क्या है या फिर बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन है? देखिए, अभी तो फौरी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इस बात के कि इसमें जो प्रवासी मजदूरों की मूवमेंट को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, उनको सुविधा देने के लिए बातें कही गई हैं। जो छूट दी गई है इसमें वो इस प्रकार है कि अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट मूवमेंट उसको इजाज़त दी गई है। इंटरस्टेट बस व्हीकल्स को छूट दे दी गई है। इंटरस्टेट मूवमेंट्स ऑफ पैसेंजर्स व्हीकल एंड बस उनको भी उसमें छूट दी गई है। और जो है रात का कर्फ्यू इसमें लागू रहेगा, यानी कि नाइट में कर्फ्यू रहेगा, मतलब रात में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और इसके अलावा जो पहले इसमें वायलेशन पे रहेगा वो, देखिए रात की परिभाषा मतलब ये अभी जो इसमें पढ़ पा रहा हूं मैं, तो ये वही 7 से 7 का है अभी। और मतलब कि एक पोर्शन दिन में आपको काम करने का, इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन रात में चाहे वो 7 बजे हो या 9 से 9 हो, रात में एक्टिविटी इसमें नहीं हो पाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है जो बताई जा रही है, वो जो इसमें गाइडलाइन में हुआ है कि जो प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें जो अजीब, बहुत ही दर्दनाक पूरे देश से दिखाई दी, उनकी मूवमेंट को लेकर के इस लॉकडाउन 4 में उनकी मूवमेंट को लेकर के बात कही गई है। तो अभी जितना हम इसको पढ़ पा रहे हैं, जितनी अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमित कुमार भी जुड़ चुके हैं। ये प्रवासी मजदूरों की मूवमेंट को लेकर अमित, आखिर किस तरह की बात की गई है? इनका मूवमेंट कैसे कराया जाएगा? क्या ये पैदल ही चलते रहेंगे? क्योंकि अभी तो खबर ये भी है कि यूपी में जो बॉर्डर है हर जिले पर, उसमें सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है औरैया के इंसिडेंट के बाद से। देखिए, निश्चित तौर पर वो ये इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा है कि सड़कों पर लोग इस तरह से ना निकले। ये सख्त निर्देश दिया गया था, जो गृह सचिव ने चिट्ठी लिखी थी कि तमाम जो राज्य हैं वो जो जहां मिले उनको वहीं पर रोका जाए, उन्हें खिलाया जाए। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अरेंजमेंट्स है, अगर आप कहें कि किस तरह से आप लोगों को, तो इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने की बात की गई है, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है इसमें। क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट बस सेवा शुरू कर देते हैं तो ये जो मूवमेंट है, जो कह सकते हैं कि जो मजदूर जो मूवमेंट है या किसी भी तरह को, उनके लिए एक सवारी हो जाएगी। अभी स्पेशल अरेंजमेंट किया जा रहा है बसों के लिए, उनके लिए तो, लेकिन ये एक अच्छी चीज होगी कि इंटर स्टेट बस सेवा शुरू किया जाएगा। उसमें साफ तौर पे किया गया कि पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस आर डिसाइडेड बाय स्टेट्स। इसमें एक बहुत बड़ी छूट अगर आप देखें तो इस जो अलग है, जो पिछले लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 का जो सबसे बड़ा मेजर जो बदलाव है वो ये है कि आप जो कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बफर जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन और जो ऑरेंज जोन है, ये डिसाइड स्टेट अपने तरीके से करे। क्योंकि स्टेट बार बार ये कह रहा था कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जो पूरे जिले को आप रेड जोन मानते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव यही है कि राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है कि वो अपने एरिया तय करे कि किन किन से एरिया को हमको लॉक रखना है, बंद रखना है, और किन किन से कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर हमको छोड़ना है। अमित, अभी जैसे आपने बोला कि इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने की बात कही गई है, पहली बात, अगर मैं अपने आप को इस वक्त एक मजदूर के जूते में रखूं, ये बस सेवा कब से शुरू होगी? क्या इसके बारे में अभी तक कोई बात कही गई है? दूसरी बात, मजदूर इस वक्त जो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके लिए मैं क्या समझूं? उसके लिए क्या राहत है? कि क्या ये बोल रहे हैं कि जिसको आपने बॉर्डर पर खड़ा किया अभी, क्योंकि आपने सील कर दिया अपने बॉर्डर को, उसको आगे मूवमेंट करने का अधिकार इस वक्त मिलेगा इस ऑर्डर के बाद, या फिर वो अभी वहीं स्ट्रैंडेड रहेगा, फंसा हुआ रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात की, देखिए अभी जो फंसा हुआ जो जहां है वहां पर स्पेशल बसेस का अरेंजमेंट किया जा रहा है। जैसे यूपी बॉर्डर की बात करें तो यूपी बॉर्डर के जैसे आप अंदर घुसेंगे, गाजियाबाद के अंदर घुसेंगे तो वहां बसेस खड़े हैं। लेकिन ये जो इसका फायदा ये होगा कि अभी एक लिमिटेड बस चल रही है, लेकिन इंटर स्टेट, इसमें अगर आप देखिए तो दो चीजें हैं। एक तो एसओपी के बारे में कहा गया है कि एसओपी तैयार करना है, लेकिन साथ ये कहा गया है कि इंटर स्टेट बस तब चलेंगे जब दो राज्य, जिन राज्यों से कि अगर
उत्तर प्रदेश से बस को चलकर मध्य प्रदेश जाना है तो दोनों राज्यों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो बस चल सकता है। अगर कोई राज्य कहता है कि हमारे यहाँ पर आने की आदत नहीं होगी तो वो जरूरी है, लेकिन इसका फायदा मजदूरों को इस तरह से होगा कि अगर बाई चांस अगर आप कहें कि दिल्ली से गाजियाबाद यूपी के लिए बसेस चलने लगेंगे तो लोग इस तरह से पैदल नहीं जाएंगे। उन्हें पता होगा कि बस अड्डा जो है ISBT या सराय काले खां, वहां पर आप सीधे चले जाइए, वहां से बसेस चलेंगे। तो लोग जो भटक रहे हैं, जो भटकते हुए आपको दिख रहे हैं सड़कों पर, वो मुझे लगता है फ्लो बंद हो जाएगा जब इंटर स्टेट बस की का परिचालन शुरू हो जाए। प्रशांत, ये सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे वेग इसलिए लग रहा है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। मैं ये समझना चाह रही हूँ, देखिए हम लगातार वो तो दिखाई रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, जो पहले बंद थी वो तो अभी भी बंद है। मैं सिर्फ इतनी सी बात समझना चाह रही हूँ कि बस सेवा शुरू हो ये तो कह दिया गया, कब ये शुरू होगी ये नहीं पता। अभी आपने जैसे अमित को सुना तो अमित खुद ये बता रहे हैं कि एक तरह से ये राज्यों पे छोड़ दिया, अब राज्य आपस में इसमें समन्वय करें। कितना अच्छा समन्वय कर रहे हैं वो तो हमने 54 दिन में देख लिया है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। अभी इस वक्त जो मजदूर पैदल निकल चुका है, जो अभी निकल चुका है, दूसरे बॉर्डर पे पहुंचने वाला है, उसकी स्थिति इस वक्त क्या है, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं उसके लिए क्या है, वो कहां जाए, वो वापस आए, वो इंतजार करे, किसी ISBT तक जाए, या वो क्रॉस करने की उसको अनुमति दी जाएगी, क्या होगा? लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस बार लॉकडाउन में? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि समन्वय की कमी की वजह से ये हाल हुआ प्रवासी मजदूरों का, लेकिन इसमें इस आदेश में एक बात ये लिखी है जो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ी सी ठीक हो सकती है। वो इसलिए कि तमाम जिला अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये इंश्योर करने के लिए इसमें आदेश दिए गए हैं बहुत सख्त, कि वो इस बात का इंश्योर करेंगे कि जो गाइडलाइंस हैं वो उनको पालन कराएंगे। यानी कि मान लीजिए कि अब दिल्ली से गाजियाबाद में अगर दो राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं तो उनको इंश्योर करेगा वहां का जो है स्थानीय प्रशासन। गाजियाबाद में जिला अधिकारी मेंटेन इंश्योर करेगा और दिल्ली में यहाँ का जो भी DC हो या फिर पुलिस व्यवस्था है वो करेगा, क्योंकि अगर उनको जाने का इंतजाम करेगा और जाने का इंतजाम नहीं होता है, जैसा कि एक सवाल उठता है कि राज्य लेना नहीं चाहे, दिल्ली से लोग जाना चाहते हैं और इसको स्टेट लेना नहीं चाहे, तो ऐसी स्थिति में एक आदेश ये भी है कि उनको इकट्ठा करके शेल्टर होम में रखा जाएगा जब तक कि उनके जाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो जाती। तो ये जो बात जो सब लोग ये कह रहे थे कि नए रंग रूप वाला एक लॉकडाउन 4 होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये इंश्योर करने के लिए इसमें आदेश दिए गए हैं बहुत सख्त, कि वो इस बात का इंश्योर करेंगे कि जो गाइडलाइंस हैं वो उनको पालन कराएंगे। यानी कि मान लीजिए कि अब दिल्ली से गाजियाबाद में अगर दो राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं तो उनको इंश्योर करेगा वहां का जो है स्थानीय प्रशासन। गाजियाबाद में जिला अधिकारी मेंटेन इंश्योर करेगा और दिल्ली में यहाँ का जो भी DC हो या फिर पुलिस व्यवस्था है वो करेगा, क्योंकि अगर उनको जाने का इंतजाम करेगा और जाने का इंतजाम नहीं होता है, जैसा कि एक सवाल उठता है कि राज्य लेना नहीं चाहे, दिल्ली से लोग जाना चाहते हैं और इसको स्टेट लेना नहीं चाहे, तो ऐसी स्थिति में एक आदेश ये भी है कि उनको इकट्ठा करके शेल्टर होम में रखा जाएगा जब तक कि उनके जाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो जाती। तो ये जो बात जो सब लोग ये कह रहे थे कि नए रंग रूप वाला एक लॉकडाउन 4 होगा, तो ऑलमोस्ट जो है जो पीछे चलते आ रहे लॉकडाउन थे वही उसी तरह के हैं ये। इसमें थोड़ी छूट इस बात की दी गई है कि जो कामकाज हैं वो तरीके से हो पाए, लेकिन फिर वही बात है चूंकि जमीन पे इसको हकीकत में तब्दील कौन करेगा। स्टेट जैसे कि एक बात है कि स्टेट अगर पश्चिम बंगाल या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश ये चाहेगा तभी बस चलेगी। अगर राजस्थान से पश्चिम बंगाल जाना है तो ट्रेन अगर वो ट्रेन मांगेंगे तो ट्रेन मिलेंगी। एक हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, और हम जैसा जानते हैं लॉ की भाषा में सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाता है तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फिर नीचे रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ना वो वाली स्थिति नहीं हो रही है। यहाँ कहीं पे सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर माना जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार का गाइडलाइंस कहीं कहीं पे छोड़ दी गई है कि जी राज्य सरकारें उस पर अमल करें, जैसे कि हाई कोर्ट करें। अब यही एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगी।
नहीं, देखिए निश्चित तौर पर ये एक परेशानी की बात है। प्रशांत ने जो बोला कि काफी हद तक उसके लिए जिम्मेदार राज्य हैं, आपस में उस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। दिल्ली से डीटीसी बस चलकर मजदूरों को गाजियाबाद बॉर्डर पर लाकर छोड़ देती है, फिर गाजियाबाद से आगे कैसे जाएंगे, बिहार वाले मना कर देते हैं, बंगाल वाले बोल रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, तो ये कंफ्यूजन रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो परिस्थिति है, आज जो गृह सचिव अगर 2 दिन पहले का आप आदेश देखे, जिसको लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कहा है, वहां पर लॉ एनफोर्समेंट जो भी एजेंसीज है वो इसको काम कर रही है, जिसमें गृह सचिव ने यह कहा था कि प्रवासी मजदूर जो जहां जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, एटा की बात करूं, एटा में मेरा एक दोस्त है जो कि वहां पे एडीएम है, वो उस रास्ते से लोग वहां एटा के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से 6,500 मजदूरों को बसों में भरकर दूसरे जगहों पे भेजा गया है। तो ये फिलहाल जो स्थिति है, भीड़ दिख रही है, लेकिन अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है कि आप जो जहां दिखे उनको वहां पर रोकिए, आगे मूवमेंट ना करने दीजिए और इसके बाद उसको बसों के जरिए बाहर भेजिए। गाजियाबाद बॉर्डर पे भी अरेंजमेंट, लेकिन उस तरह से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 राज्यों के बीच का कोऑर्डिनेशन जिसकी चर्चा की गई है, अभी देखिएगा, मैं अभी बता दूं दर्शकों को पहले से ही, मेरे पास सभी पार्टी के प्रवक्ता है यहाँ पर, समन्वय इस डिबेट में ही नहीं होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि राज्यों पर जो समन्वय के लिए छोड़ दिया गया है वो कितना होगा ग्राउंड पे। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री साहब जुड़ गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं शायद मेरी टिप्पणी पर। रोहन गुप्ता जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही राघव चड्ढा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। विजय सोनकर शास्त्री, प्रशांत देव हमारे संवाददाता भी ये कह रहे थे कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये सुनिश्चित करानी होंगी सभी डीएम को। ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, कैसे सुनिश्चित कराएंगे? हम सुनिश्चित कराने के नाम पर देख रहे हैं लाठी डंडे मार रहे हैं। क्या लाठी डंडे की गाइडलाइंस दी है क्या होगा जो मजदूर इस वक्त बॉर्डर पर फंसा है? पहले मुझे उसकी स्थिति बता दीजिए, मैं अभी कंफ्यूज्ड हूं। जो इस वक्त फंसा के रखा हुआ है यूपी के बॉर्डर पर, वो क्या करे, कहां जाए? उसके आधार पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जहां पर भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको वहां की कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए, और जब तक नहीं पहुंचाता है तब तक उनको वहीं पर रोक करके उनको खाने पीने की और पूरी उनकी व्यवस्था रहे। रुकना ही तो नहीं चाह रहे वो, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है सर। वो रुकना ही तो नहीं चाह रहे, व्यवस्था नहीं है, 54 दिन में व्यवस्था कुछ नहीं मिली उनको। थोड़ा अगर अनुरोध किया जाएगा और उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, तो जिस स्टेट में है, जिस जिले में है, तो वो भी इंसान है, वो भी समझ सकते हैं कि परेशानियां क्या है और वो इस पर ध्यान देंगे। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि सरकारों को गाइडलाइन जारी किया जाता है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस तरह के दृश्य सामने आए हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बहुत परिश्रम भी किया जा रहा है और उनको उनके डेस्टिनेशन को पहुंचाने के लिए, अगर वो पहुंच गए तो वहां पर क्या व्यवस्था होगी, इसकी भी केंद्र सरकार ने व्यवस्था किया है। मनरेगा का ऑलरेडी पैसे 40,000 करोड़ भेज दिए गए हैं, ताकि वो वहां पर पहुंचते ही उनको काम भी अगर करना चाहे तो काम भी मिल जाए और उनको कोई तरह की परेशानी न हो। नहीं, ये भी एकदम हवा में ही बात लग रही है। रोहन गुप्ता, हवा की बात नहीं है। रोहन गुप्ता बताइए मुझे, मैं इस पर सिंपल देश में क्या होगा, क्या मैसेज जाएगा? एक सेकंड, हम लोग सब घर में बैठे हैं, मत बोलिए कि हवा में हो रही है सर। नहीं, क्योंकि तैयारी सुनने में नहीं आ रही ना, कंफ्यूजन है अभी भी। बताइए, अभी आपने इंटरस्टेट बस की बात की, इंटरस्टेट बस अभी जैसे गाइडलाइंस आ गई तो अभी क्या भी मिल जाएगी क्या? मैं उसके बारे में पूछूं, जो इस वक्त मजदूर फंसा हुआ है, बताइए ना क्या करेगा वो? गाइडलाइन विजय सोनकर जी, अब हो गया आपका, पूरा देश देख रहा है आपकी। ठीक है, एक सेकंड, रोहन गुप्ता, इस वक्त जो गाइडलाइंस दी गई हैं, अभी आप बताइए, जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं, मजदूरों को जो कि वहां से होकर गुजर रहे हैं, उनको आप किस तरह से तैयारी के तहत इस वक्त रोक पाएंगे? बताइए। विजय सोनकर शास्त्री कह रहे हैं कि समझाने से हो जाएगा, समझाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आपने बात की कि कागजी बात नहीं रहनी चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है ग्राउंड पर। अगर सरकार ने कहा कि राशन हम दे रहे हैं, अगर हमको इनकम दे रहे हैं, तो क्यों मजदूर रोड पे जा रहे हैं? क्यों 300 किलोमीटर चल रहे हैं, क्यों 500 किलोमीटर चल रहे हैं? क्योंकि जो वादे हो रहे हैं, जो सर्कुलर हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम कब से सारी पार्टियां कह रही है कि प्लीज उनको थोड़ा कैश उनके जेब में डाल दीजिए, वो लोग नहीं जाएंगे। सरकार को नहीं सुनना है,
और उसी का आप अपने खामियाजा सारे जितने मजदूर राज्य भुगत हैं रहे हैं। रोहन, वहां पर आप जी। खाना खिला रहे थे मजदूरों को, बिल्कुल। तो आपने खाने की देखिए, जगह हमारे आप जहाँ उनकी राज्य जेब में नहीं पैसे देते। डाल देते। सुन लीजिए, बिल्कुल। राजस्थान में हमने सबके जेब में पैसे डाले, 2,500 रुपए हर श्रमिक के वहां पे जेब में डाले। छत्तीसगढ़ में हमने 1500 रुपए 2 बार डाले। आप, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। राहुल गांधी कहते हैं 7,500 रुपए डालने पड़ेंगे, आप 2,500 रुपए डाल रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 7,500 जब केंद्र सरकार हर मजदूर के जेब में डालेगी तब उसको और मदद मिलेगी। तो आप ही शुरुआत कर लेते 7,500 रुपए डालने की, 2,500 क्यों डाले आप? मैडम, अगर 50,000 करोड़ का बकाया जीएसटी का ये सरकार देने की दानत नहीं है हमारे राज्यों को, हर राज्य की एक लिमिटेशन होगी। सर, जिम्मेदारी जब केंद्र पे आती है सब मिलके करेंगे। जितना हमारे राज्यों से हुआ, हमने ट्रेन का जो टिकट का पैसा है वो माफ कर दिया। कांग्रेस की रसोई हर जगह पे चल रही है, हमसे हो उतना कर रहे हैं, पर जब तक सब मिलके काम नहीं करेंगे, ये राजनीति की बात नहीं है मैडम। मैं यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे मजदूरों को बचाने की जिम्मेदारी हम सबको मिलके करना है। यहाँ पे हम डिबेट करेंगे, उससे मजदूर नहीं बचेंगे। आज एक महिला के पति की मृत्यु हो गई, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली मैं बॉर्डर एक पे सेकंड खड़ी बीच हुई बीच है। में जरा क्या गाइडलाइंस बात पर भी अपडेट ले लूं, क्योंकि अभी अभी गाइडलाइंस आई है, हमारे एसोसिएट एडिटर भी उसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अमित, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के मूवमेंट को अभी तक अनुमति मिली है। जैसे हवाई यात्रा के लिए तो एकदम ही बैन है कि अभी भी वो मूवमेंट नहीं होगा, बाकी तरह के मूवमेंट अलाउड है? देखिए, मेट्रो भी नहीं, मेट्रो की जो रेल है वो भी नहीं शुरू होने जा रही है, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद दिल्ली में जिस तरह से तैयारी दिखी थी कि मेट्रो की वहां पर पूरी तैयारी चल रही है, जो सीट है वहां पे नंबरिंग की जा रही है, क्रॉसिंग की जा रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा। फिलहाल मेट्रो नहीं चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कि इंटर स्टेट बस सर्विस जो शुरू होने की बात है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि कल या परसों तक में इसके बारे में, क्योंकि एक गाइडलाइन जारी होने के बाद 1 या 2 दिन के भीतर राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से गाइडलाइन जारी करती है। ये जो इंटरस्टेट बस सर्विस है अमित, ये किन लोगों के लिए होगी? देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जैसे कि मजदूर जो सिर्फ है, ये क्या, अगर पहले की बात करें तो ये जो मजदूर थे पहले आम बसों में या फिर आम ट्रेन सेवाओं में वो भी चलते थे। मैं बोल रहा हूँ कि आज मजदूरों को बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। तो ऐसे में अगर बस सेवा शुरू हो जाती है, अगर 2-3 दिन के भीतर में स्टेट गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन बना लेती है, और इसके बाद, क्योंकि लगभग हर राज्य में ट्रेन के जरिए मजदूरों को भेजा जा रहा है, अगर बंगाल और ये कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में अगर इंटर स्टेट बस शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक ऑप्शन दूसरा भी हो जाएगा मजदूरों के पास। अभी तक जो स्टेट की तरफ से कुछ राज्य अपने अपनी तरफ से अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही थी अमित, सिर्फ मजदूरी नहीं, मान लीजिए कि कोई शख्स जो कि लॉकडाउन से पहले कहीं पे चला गया, अपने किसी चाचा बुआ के घर चला गया था, अभी लॉकडाउन 4 में इस इंटरस्टेट मूवमेंट बस की जो सेवा शुरू होगी, क्या उसमें वो शख्स वहां से वापस आ सकता है? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि इसमें वो सारे लोग आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये बस सेवा शुरू होगी तो वो सबके लिए होगी। उसमें सिर्फ ना मजदूर ना कोई क्लास ऐसा नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही होगा। उसमें तमाम जो लोग पिछले दिनों जो ट्रेन शुरू हुई थी जो 15 जगहों से, उसमें भी वो तमाम लोग जा रहे थे जिनको जाना है, जो चाह सकते हैं। इसमें टिकट होगा। अभी तक क्या है कि जो मजदूरों को भेजा जा रहा है वो फ्री में एक तरह से बसों में उनको लेके एक जगह दूसरे का ले जाया जा रहा है। लेकिन जो इंटर स्टेट बस सेवा शुरू होगी, जो कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा से शुरू होगी, उसमें बाकायदा टिकट लेके कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। अच्छा अमित, एक और क्लैरिफिकेशन, जैसे पहले बताया था कि जो कंटेनमेंट जोन है इसके ऊपर फैसले तो राज्य सरकारें करेंगी, तो मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये जो ट्रैवल होना है, लेकिन एक तरफ तो कंटेनमेंट जोन पे उस तरह का फैसला नहीं हुआ जो कि पहले वाले राज्य में हुआ, फिर ये मूवमेंट कैसे होगा? जी हाँ, देखिए, उसके लिए बहुत अच्छी चीज, अगर देखिए इसमें जो बदलाव है, जो बड़ा बदलाव अगर आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में यही है कि जो कंटेनमेंट जोन के अलावा जो सारे जो जोन को बांटने की जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी दे दी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब जैसे कि जिला के तौर पर पूरे के पूरे जिले को रेड जोन नहीं माना जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट ये तय करेगी कि जैसे इंदिरापुरम में मैं रहता हूं, इंदिरापुरम का एक सोसाइटी को हम रेड जोन मानेंगे, कंटेनमेंट जोन मानेंगे, लेकिन बाकी इलाकों को खोल देंगे। तो ये एक अच्छी चीज है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त के सभी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी एक एक करके पूछ लेता। राघव, बताइए, दिल्ली में आपकी सरकार है, अब ये जो राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी है ये फैसले की कि आप ही खुद डिसाइड कीजिए, बताइए क्या है इस वक्त आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप लोगों ने भी एक जो रिकमेंडेशन है वो भेजी थी, तो उसी के आधार पे करेंगे जो भी करेंगे आप, क्या करेगी दिल्ली की सरकार?
देखिए, आपके शो पे आने से मात्र 5 मिनट पहले ये गाइडलाइंस आई हैं। 9 पन्ने की डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं। इसको सरकार पहले स्टडी करेगी, उसके बाद ही अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया देगी। इतना जरूर कह सकता हूं कि हमने प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर भी उनसे अनुरोध किया था कि हर राज्य की अलग परेशानी है। दिल्ली राज्य में आप दिल्ली को जिलों में बांटकर उसे लाल, हरा और ऑरेंज कलर में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जिला एक बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। दिल्ली में 22 से 25 लाख लोग एक जिले में आते हैं, तो याद एक छोटी सी गली में यदि 4 कोरोना के केस हैं तो आप 25 लाख लोगों को एक कंटेनमेंट जोन में धकेल दें, वो भी एक तरीके से ठीक नहीं है। तो हमने ये सारी वैलिड कंसर्न्स प्रधानमंत्री जी के सामने रखी थी। तो आपके जो कंसर्न्स थे उसी पर शायद केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। लगातार जो राज्य सरकारें मांग कर रही थी, तो आप जो अपनी रिकमेंडेशन पर ही टिके रहेंगे ना? मैं यही जानना चाह रही हूँ कि दिल्ली में क्या हम ये माने कि आप लोग चाह रहे थे कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी सबको ग्रीन जोन कर दिया जाए, यही होगा? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि ग्रीन जोन कर दिया जाए, हमने ये कहा कि कंटेनमेंट इलाकों में सख्ती हो और बाकी दिल्ली को धीरे धीरे खोलने की तरफ अग्रसर हो। आर्थिक पहिया भी चले और सार्वजनिक परिवहन भी, हम ये नहीं कह रहे मेट्रो शुरू कर दीजिए, लेकिन सार्वजनिक परिवहन भी थोड़ा थोड़ा खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग के कानून के साथ। अब आज एक बड़ी विडंबना है हमारे सामने, आप सोचिए खुद। केंद्र सरकार ने कहा कि तमाम इंडस्ट्रियल एस्टेट हर राज्य में खोल दिए जाएं। ठीक है जी, खुल गए हर राज्य में, हमारे राज्य में भी खुल गए, लेकिन जो मजदूर, जो गरीब आदमी जिसके पास अपना 4 पहिया या 2 पहिया वाहन नहीं है, वो अपने घर से फैक्ट्री कैसे जाएगा? ना बस चली, ना ऑटो चली, ना टैक्सी चली, ना ई रिक्शा चला। तो आप जब तक सारी एक्टिविटीज को थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंस के कानून के तहत नहीं खोलेंगे, तब तक ये आर्थिक चाहिए। ठीक है, अमित कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहे हैं गाइडलाइंस में से, राघव, क्योंकि हम सब लोग भी अभी सुन ही रहे हैं उनको। अमित बताइए। देखिए, इसमें जो दिया है जहां पे फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द कंट्री, उसी में एक नीचे एक चीज दिया है जहां पर दिया है कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स और तमाम चीजें बंद रहेंगी। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें एक इंटरेस्टिंग लाइन ये है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्टेडियम विल बी परमिटेड टू ओपन, however spectators will not be allowed। मतलब कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोला जा सकता है लेकिन बिना दर्शकों के। मतलब मुझे लगता है कि आईपीएल जैसी चीजें हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई मामला है, बहुत बड़ा पैसा लगा होता है उसमें, जो एड जुड़ा होता है। तो अगर उसको दूसरे तरीके से देखें तो ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्टेडियम को इसमें लिखा है कि आप खोल सकते हैं, लेकिन कोई वहां पर समर्थक या दर्शक उसमें नहीं होंगे। जिसकी बात अगर आपको याद हो, साक्षी के लिए भी बहुत लोग जाते हैं अमित। नहीं, प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो लाइन है, मैं इसलिए बार बार ये फोकस कर रहा हूँ कि इस लाइन को कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोला जा सकता है लेकिन स्पेक्टेटर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि आईपीएल में अगर आपको याद हो तो शुरू में ये बात आई थी कि बिना दर्शकों के आईपीएल कराया जाए, क्योंकि बहुत पैसे लगे हैं उसमें जो एड से लेकर तमाम जो स्पॉन्सर्ड है। तो ये एक बड़ा रास्ता मुझे लगता है आईपीएल के लिए, जैसे इवेंट के लिए खोला गया है। ठीक है, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। अनुराग, अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि एक गरीब के लिए, मजदूर के लिए आखिर वंदे भारत क्यों नहीं है? आप बताइए ना, कैसे हो पाता? देखिए, एक बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे सोनकर साहब, शायद वो एक चीज भूल गए कि इनके एक मंत्री हैं। मैं इनको याद दिला दूं तो उनको शायद पता रहेगा कि इनकी संवेदनाएं कैसी हैं, ये क्या सोच रहे हैं मजदूरों के बारे में, उनके बारे में इनका जो दिल है इतना कठोर क्यों हो चुका है, ये निर्दयी इतने क्यों हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ। आपके मंत्री जी कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, बात सुनिए ना, बीच में क्यों परेशान क्यों हो गए आप? अभी तो मैंने बोला नहीं तब आप परेशान है, बोलूंगा तो शायद आप टीवी छोड़ के भाग जाएंगे। रुकिए तो थोड़ा, सुन तो लीजिए। अरे मेरे प्रभु सुन लीजिए, प्रभु सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए अनुराग, बोलिए। आपके बीच में मैं बोला नहीं तो सर इसके मतलब आप किसी का सुनेंगे नहीं। और अनुराग जी डाइवर्ट मत होइए। मैं कह रहा था, इनके मंत्री, श्रम मंत्री कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये जो मजदूर हैं ये मौत के सौदागर हैं, ये मौत लेके आ रहे हैं। और आज इनके दूसरे मंत्री उदयभान सिंह कहते हैं ये चोर डकैत हैं, ये चोरों का डकैतों की तरह भाग रहे हैं। कि आपको ये गरीब मजदूर चोर डकैत और आपको मौत के सौदागर लगते हैं, तभी आप शायद इनके नहीं, मैंने आपसे सवाल आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी मानवता मर चुकी है। आपका प्लान क्या था? वंदे भारत में मजदूरों को कैसे शामिल किया जा सकता था, उसकी तरफ कोई प्लान भी तो होगा जब टिप्पणी की, तो बताइए क्या था? अरे झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ गुरुजी, समझ लीजिए।
नहीं लाठियों से पीटा जा रहा है। वो बेचारे बॉर्डर पे हैं, भूखे प्यासे, कितने हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में, उनके पास पानी पीने का साधन तक नहीं। एक दिन से आपने उनको बॉर्डर पे रोका हुआ है। अनुराग भदौरिया, एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया, विजय सोनकर शास्त्री इसलिए बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रही हूं क्योंकि मुझे खुद बहुत दिलचस्पी है ये चीज जानने में। अखिलेश यादव ने अगर ये कहा कि वंदे भारत में देश का मजदूर क्यों नहीं है, तो मुझे बताइए कि प्लान क्या था, कैसे किया जाना चाहिए था? हम भी सुने, सबको सुनना चाहिए ये। बिल्कुल सीधी बात थी। पहले जब इन्होंने किया था, लॉकडाउन किया था, तो हम समाजवादियों ने सबसे पहले बोला था आप बसें लगा दीजिए बॉर्डर पे। अभी 2 दिन का 3 दिन का वक्त आप देखिए, इनको बस लगा दीजिए सम्मान पूर्वक, क्योंकि ये हमारे जो गरीब मजदूर है, समाज की रीढ़ का हड्डी है। आप बस की बात कर रहे हैं, उनके ट्वीट से लग रहा है कि आप हवाई यात्रा की बात कर रहे थे। सुरक्षित अपने गाँव घर बताइए। आपके पास 19,000 ट्रेनें खड़ी है, 19,000 ट्रेन अगर आप 2 दिन चला देते तो सारे मजदूर अपने गाँव घर पहुंच जाते। तो आप ट्रेन चलाने के लिए बोलते 15% स्टेट देगा, 85% केंद्र देगा। केंद्र स्टेट के चक्कर में आपने गरीब मजदूर बेचारा। अच्छा एक बात बताइए, आपकी सरकार होती, आपकी सरकार होती तो आप सुनिए, चलिए एक सेकंड, ठीक है अनुराग भदौरिया सुनिए, आप लोगों को पूरा अनुभव है ना सत्ता में रहने का, चलाने का। अब एक बात बताइए, आज के समय में अगर आपकी ये सरकार होती, क्योंकि कोरोना काल तो किसी ने पहले नहीं देखा, इस तरह से जो मजदूर आ रहे हैं और आपकी ये राज्य तक आ जाते उत्तर प्रदेश में जैसे अभी हैं, आप क्या करते? क्या आप उनको रोकते या आप पूरा एकदम उनको एक फ्री पैसेज दे देते कि जाइए? देखिए मेरा एकदम सीधा सा हम लोग का फॉर्मूला रहता है कि जो मजदूर जिस प्रदेश में रह रहा है उस प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देखा नोडल, इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ सर। मान लीजिए बाकी सारे राज्य ऐसे ही चल रहे होते, मान लीजिए बाकी सारे राज्य वैसे ही काम कर रहे होते, दिल्ली भी वैसे। देखो सुरक्षा मुहैया कराते, लगातार बोलने से कैसे चलेगा? जहां वो रह रहे हो लगातार बोलने से कैसे चलेगा? मैं ये कह रही हूं, मान लीजिए दिल्ली भी वैसे ही काम कर रही होती, बिहार भी वैसे ही काम कर रहा होता, मध्य प्रदेश भी वैसे ही काम कर रहा होता, पर आप की सरकार उत्तर प्रदेश में होती और दिल्ली की सारी जो गैर जिम्मेदारी है, सारी मध्य प्रदेश की गैर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बोझ की तरह आ जाती। आप क्या करते? उन सबको फ्री पैसेज दे देते जाने के लिए। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रही हूं। बोला ना 1 लाख रुपए हम देंगे। जब हमने अनाउंस किया तो तब समाजवादी पार्टी की सरकार जगी, तब उन्होंने बोला हम 2 लाख रुपए देंगे। हम तो तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, पर अभी भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तैयार है हमारे तो अभी भी। आप उनको रोकते, बॉर्डर सील करते या उनको आगे जाने देते? सिंपल क्वेश्चन। खाना पीना मुहैया करा जा रहा है, इनकी तो सरकार में भी नहीं कर रहे कुछ। सिंपल सवाल, इतनी जलेबी बनानी नहीं थी उसमें, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब था, लेकिन वो आप नहीं देना चाहते, मुझे नहीं पता क्यों। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। सीधा है, एक्सटेंड हो गया है लॉकडाउन और आखिर इसकी गाइडलाइंस भी आ गई हैं। क्या है गाइडलाइंस मुख्य तौर पर, वो आपको एक बार बता देते हैं। एक बार फिर बड़ी खबर यह है कि देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। हालांकि इससे पहले कई राज्य सरकारों ने अपने अपने लॉकडाउन पहले से ही बढ़ा दिए 31 मई तक। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी, यानी आप अगर हॉटस्पॉट इलाके में था तो आपके लिए कोई भी बदलाव नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल पहले की तरह ही अभी भी बंद रहने वाले हैं। रेल, मेट्रो और विमान सेवा भी बंद रहेगी। लेकिन एक चेंज जो आया है, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट शुरू किया जा रहा है। प्रतिबंधित सेवाओं के अलावा सब कुछ खोला जाएगा। तो यानी जो भी प्रतिबंधित हैं उन पर ही गौर किया कीजिए। प्रतिबंधित सेवाएं जो हैं वो लागू रहेंगी, उसके अलावा जो अलग से मेंशन नहीं है मतलब कि वो चलती रहेंगी। प्रशांत देव हमारे साथ है। प्रशांत, क्योंकि गाइडलाइंस उसी वक्त आई थी और धीरे धीरे और ज्यादा उसको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, बताइए और क्या अपडेट है? देखिए जहां तक अपडेट बात है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बस एक मोटी चीज ये है इसमें कि इंटरस्टेट बसेस की सर्विसेज इसलिए की गई है कि जो प्रवासी मजदूरों का जो ये भीड़, जो बेबसी दिखाई देती है, शायद वो दूर हो जाए। लेकिन फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में समस्या हो सकती है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है। मान लीजिए जैसे कि बसेज है, स्टेट विद इन स्टेट जो है मूवमेंट वो कराने के लिए जिला अधिकारी अब जो है वो उनपे जो है इस एक तरह की दबिश होगी, एक तरह का उनपे दबाव होगा कि वो एटलीस्ट जिले में, जैसे कि गाजियाबाद से लेकर के अगर गाजीपुर तक जाना, नहीं उसके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं है कि वो फीस कितनी होगी, वो पैसेंजर्स को किराया देना है या राज्य सरकार वहन करके वहन करेगी उसका खर्चा। इसमें
देखिए ये कोई आंकड़ा नहीं कितने बसें काम करें, बस उनको लेके जाना है, बसों या ट्रेन से इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकार असेसमेंट करेगी, असेसमेंट करके उनको ले जाने का काम वो अब जरा देखिए बड़े सारे सवाल हैं विजय जी, फिर आप बोलते देखिए अभी तो गाइडलाइंस आई हैं, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए इस वक्त जो हमारा शो देख रहा है वो ये जानना चाहता है कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं तो वो शायद कई सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे हमारे लिए। अब जरा इतना बताइए मुझे कि क्या ये जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ मजदूरों के लिए है या ये उन लोगों के लिए भी है जो कि बड़े दिनों से महीने से फंसे हुए थे, और अगर उनके लिए भी है तो ये इंटरस्टेट कैसे हो पाएगा जब तक स्टेट्स अपने अपने डिसीजन सामने नहीं ला देंगे? ये कब लागू होगा, कब से शुरू होगा? मतलब अगर किसी को आईएसबीटी पहुंचना है या कहां पहुंचना है उसको कब पता चलेगा और वो कब पहुंचे? साक्षी जी, इतना पर्टिकुलर प्रश्न आप पूछ रही हैं, अगर मुझको, मैं भी आपके साथ ही बैठा हूं जब ये पता चला कि गाइडलाइन लागू कर दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पता होता तब तो आपको भी पता होता और आप बता चुकी होती न्यूज़ 24 के दर्शकों को। लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन कल से खत्म हो, जो लागू हो रहा है नया लॉकडाउन हो, तो ये सारी चीजें कल से लागू होनी चाहिए। उसको रात भर में डिसाइड किया जाएगा। हो सकता है कि अब साक्षी इस प्रकार के प्रश्न अगर आप करेंगे तो मुझे देखिए विजय जी, देखिए यही थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है। 4 बजे का समय था, तब अगर थोड़ा जल्दी आ जाते ना, अगर गाइडलाइंस जल्दी आती तो इतने समय में लोगों की जो असमंजस है ना वो ठीक हो जाता। अभी रात के समय आ रहा है, अब बताइए कब तक तो इस पे क्लैरिफिकेशन होगा, कब तक तो स्टेट्स इस पर कोई फैसला लेंगे? समझ ही नहीं आ रहा कि कल की स्थिति क्या है। बोलना चाहूंगा साक्षी मैं भी समझ रहा हूँ साक्षी जी, लेकिन अब जैसा हो रहा है वो तो हम लोगों के साथ। ठीक है, रोहन गुप्ता, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, रोहन गुप्ता बताइए जरा, कांग्रेस देखिए हो सकता है अभी इनके पास सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से ही बता दीजिए क्या स्टेटस है, बताइए। आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, कम से कम जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। क्या करेंगे आप इंटरस्टेट जो ये ट्रांसपोर्ट है इसको अलाउ करेंगे? देखिए साक्षी जी, सबसे बड़ी चीज जैसे आपने बताया कि संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, कोई भी सरकार हो। आपने जैसे बताया अगर 4 बजे करते लोग मेंटली तैयार होते, लोगों को मालूम होता कल से क्या करना। पर ये सरकार मित्रों सरकार है, रात को 8 बजे, रात को 10 बजे, सुबह 8 बजे आते हैं और लोग दौड़ते हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग से सबको साथ में लेके, राज्य सरकारों को साथ में लेके, जैसे आपने एक सही बात बोली, कई चीजें इनको राज्यों पे छोड़ दी गई है। मेरा मानना है कि जब भी केंद्र सरकार कोई भी सर्कुलर लाए, राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेके उनका भी उसमें ओपिनियन साथ में जोड़ देना चाहिए। पर आप लोगों को कितनी बार तो कॉन्फिडेंस में लिया? 5 बार तो आप लोगों के साथ मीटिंग कर ली रोहन, और देखिए आप लोग लगातार बोल रहे थे कि राज्य सरकारों को इसका प्रेरोगेटिव दे दीजिए, आप तो दे दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना और कॉन्फिडेंस में लेना दोनों में बहुत फर्क होता है। पर क्या ये आप लोग की मांग नहीं थी? नहीं रोहन, देखिए हर जगह राजनीति अच्छी नहीं लगती। मालूम था आप बोलेंगे। नहीं रोहन, हर जगह राजनीति नहीं अच्छी लगती। आप पहले बताइए ये आप लोग की मांग थी कि नहीं थी? मेरी बात सुनिए ना। मीटिंग के बाद भभक्ति भी बिल्कुल ममता बनर्जी जाके बोलने लगी कि ये लोग हमारी बात नहीं सुनते। 10 बार उनको बोला कि प्लीज आप संवेदनशील होइए, राज्यों को जो जोन डिसाइड करने की जिम्मेदारी राज्यों पे डालिए। ये दूसरी मीटिंग में बोला था, जब उनको लगा कि अब फेल हो रहे हैं तब ये लोग 4थे लॉकडाउन में लेके आ रहे हैं। साक्षी, मुद्दा यहाँ पे क्या है साक्षी जी? सरकारों को मिलकर जिम्मेदारी डालने का काम नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने अमित बोलिए आप। देखिए मैंने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी डिबेट में समन्वय नहीं होगा। नहीं साक्षी, आप सही, देखिए राजनीतिक दलों में कभी सहमति नहीं बन पाएगी, ना कोई समन्वय बनेगा। लेकिन मैं जो बार बार आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो बसें शुरू होगी ये किसके लिए होगी? देखिए ये जो भी चीज है, जो गाइडलाइन है, क्योंकि मैं अमित को थोड़ा बताने दीजिए। देखिए गाइडलाइंस को लेकर ही कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन कोई तो करे, कम से कम अमित को ही जो है करने दीजिए। क्यों मैं पहला से लेकर दूसरा और अभी तक के गाइडलाइंस, तमाम गाइडलाइंस देखा हूं। गाइडलाइंस में स्पेसिफिक चीजें होती है, जैसे कि जो इससे पहले एक गाइडलाइन आया था जो स्पेसिफिक माइग्रेंट लेबर्स के लिए था, तो उसमें सिर्फ माइग्रेंट लेबर के बारे में था। ये जो गाइडलाइन है ये कॉमन गाइडलाइन है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है। और इसीलिए जो दिया हुआ है कि द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी परमिटेड विद रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट इन द कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सब जगह में एक्टिविटीज होगी। उसमें यही लिखा है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस with mutual consent of the state and UT involved। एंड मतलब बेसिकली ये है कि ये किसी मजदूर के लिए या कॉमन मैन के लिए नहीं, ये सबके लिए है। यह बड़ी बात बोल रहे हैं।
यानी इसको मैं अगर समझा दूं, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इससे पहले वाली गाइडलाइंस में लगातार माइग्रेंट लेबरर्स का जिक्र होता था अगर कोई भी चीज उनके लिए होती थी। अभी क्योंकि जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली प्रवासी मजदूरों को लेकर नहीं किया गया, सिर्फ इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बोला गया है। यानी हमें मान के चले कि ये सबके लिए हो सकता है। जी हाँ, सब के लिए ही होगा ये। और दूसरी चीज ये जो है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आमतौर पे जिस दिन भी गाइडलाइन जारी होता है उसमें एक दिन के भीतर स्टेट अपना गाइडलाइन जारी करता है। मुझे लगता है क्योंकि रेवेन्यू के को सामने रखकर और इस तरह का जो मूवमेंट में लोग फंसे हुए थे उसको लेकर तमाम मांगे की गई थी, तो बहुत जल्दी ही जो तमाम फोर्स के साथ ये मुझे लगता है बसेस को शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि शुरुआत में 50% बसेस को सामने लाया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जो मजदूरों को जाने के लिए या फंसे हुए लोगों को या फिर आमतौर पे मुझे ही अगर कहीं जाना है काम के सिलसिले में, क्योंकि अगर कंटेनमेंट जोन कर छोड़कर बाकी सभी इलाकों में तमाम आर्थिक गतिविधियों को खोला जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को अपने कामकाज के लिए जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत थी। तो इससे पहले ओला उबर तक खोला गया था ग्रीन और ऑरेंज जोन में। इस बार इंटर स्टेट बस, पिछले बार अगर याद हो तो लॉकडाउन 3 से पहले जो इंटर स्टेट बस सर्विस को रोक दिया गया था, सिर्फ ग्रीन जोन के अंदर इंट्रा स्टेट में था, विद इन स्टेट खोला गया था। लेकिन इस बार ये तमाम चीजों को रोक दिया गया है। उसके अलावा जो इंटर स्टेट बस है, एक बड़ी चीजें को खोल दिया गया है। मुझे दो बड़ी चीजें हैं। अनुराग भदौरिया, लगातार आप मजदूरों का इशू उठा रहे थे, तो देखिए मजदूरी नहीं, ये तो आम लोग भी जो कि कई दिन से फंसे हुए थे उनके लिए भी खोल दिया है। अब थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। देखिए, मैं आपको एक बात, आपको वक्त बता दूं। देखिए, जो लोग इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, सरकार की संवेदनशीलता देखिए, सरकार की उदासीनता देखिए कि जो उनको पता है कि 18 तारीख को ये तीसरा चरण का लॉकडाउन 17 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो सुबह 11 बजे दे देते ना, तो दिन में लोग अपनी प्लानिंग कर लेते। उनको इस बात का दर्द नहीं होता है कि धूप में इतने दिनों से लेबर फंसा हुआ है, भूखा प्यासा है, क्या दर्द नहीं हुआ है उनको? मैंने कितना समय लगता था इसको बनाने में, इतनी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अब रात के समय गाइडलाइन उन्होंने दी, अब आप ही बता रही है, मैं भी, सभी को पता है। अब वो स्टेट पे जाएगी, फिर उसको उनके अधिकारी बैठ के पढ़ेंगे, फिर उनका कम्युनिकेशन होगा। आपको पता है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कैसी है, ये बाबुओं की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ बाबुओं की चलती है। अब ये उसमें वो गुणा भाग लगाएंगे, तब तक तो हमारा मजदूर बेचारा फंसा रहेगा। वो 2 दिन तो ऑलरेडी उसको फंसे हो गए, कल सुबह से फंसा है, आज की रात भी चली गई, कल जाएंगे बेचारे, कितना कैसे जिएंगे लोग? मैंने हमें सोचता हूं इन लोगों को नींद कैसे आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे चैन से सो लेते हैं, जहां इनके वो लोग, हमारे अपने खून रोड पे खड़ा है बेचारा, छोटा छोटा बच्चे, उसको दूध नहीं है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, कितनी महिलाएं रोड पे हैं, क्या इनके अंदर दर्द नहीं होता, हड़बड़ाहट नहीं होती? वैसे तो बहुत जल्दी बातें होती हैं, बहुत जल्दी सारा पैकेज अनाउंस हो जाता है, फिर पैकेज में भी 5 दिन लगता है पैकेज को बताने में। 20 लाख करोड़ गिनाने में 5 दिन हो गए। हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर रोज मंत्री जी आती है, आधी बात बताती हैं, फिर आधी दूसरी मंत्री बताते हैं। इन मंत्री के समझ में नहीं आता, दूसरे मंत्री समझाते हैं, दूसरे मंत्री वाली बात समझ में नहीं आता, फिर वो उसको पेपर वाले समझाते हैं, फिर बाबू समझाते हैं। जनता तो कंफ्यूज हो गई इनके 20 लाख करोड़ के चक्कर में। दूसरा, अब इन्होंने वो गाइडलाइन डाली है, अब गाइडलाइन कल सुबह तक कंफर्म हो पाएगी गाइडलाइन है क्या, उसके बाद तो तब तक तो मजदूर फंसा रहेगा। इसके मतलब कि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है, सरकार अपने कंफर्ट जो उनका जोन है उसमें जीना चाहती है। इंतजार उनको करना चाहिए आप जो अपने घरों से नहीं निकले थे, क्योंकि जो सड़क पर है मुझे तो लगता नहीं कि उनके लिए कोई भी मदद अभी आई हुई है गाइडलाइंस कर पाएंगी। अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने यहाँ जो कोई भी हो उनका व्यवस्था करे, उनको खिलाए पिलाए, उनको विजय जी क्या खिलाए पिलाए, डंडे खिलाए पिलाए जा रहे हैं, हम तो तस्वीरें डंडे खिलाने पिलाने की ज्यादा देख रहे हैं। पर विजय जी डंडे खिलाने की बात कही थी क्या आपने? आपने कह दिया खिलाओ पिलाओ, वो लोग बैठ के डंडे खिला रहे हैं। आपको पैदल आ रहा है, साइकिल से आने दो बेचारे अपने साधन से। अच्छा, मैं एक सेकंड पीसीआर मैं जरा बोलूंगी आपको कि एक बार एक ये करके जो भी ये सारे जो विजुअल्स की बात मैंने कही, जहां यहाँ पे भी डंडे उनको पड़ रहे हैं, किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, वो भी जरा एक एक करके दिखा दें हम लोगों को। भले ही आप छोटी विंडो में कर दीजिए, क्योंकि ये जो बातें कही जा रही हैं कि खिलाया पिलाया जा रहा है, जरा दिखा दे कि क्या चीज खिलाई पिलाई जा रही है। साथ साथ चलना बहुत जरूरी है वो। और साथ ही राघव चड्डा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, अब ये कैसे होगा बताइए गाइडलाइंस, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद इस बीच में ये पता करने गए थे, मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि आप ऑफ एयर थे हमारे साथ, तो शायद आपने पता किया होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है। देखिए, स्टैंड हमारा जो पहले था वही आज है कि लॉकडाउन कोई अंतहीन नहीं है, कोई स्थायी समाधान नहीं है इस बीमारी का। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, शायद वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो आज हर व्यक्ति कह रहा है, और वो है कि इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड-19।
और उस दिशा में कैसे लॉकडाउन खुले, कैसे आर्थिक चक्का चले, कैसे लोगों की जीवन धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग के कानून के साथ और मास्क पहन के सामान्य वो पटरी पर आए, उस दिशा में काम करना चाहिए। हमने केंद्र सरकार को भी यही सुझाव भेजे थे। एक महत्वपूर्ण चीज जो आज की गाइडलाइंस में आई है, बल्कि दो महत्वपूर्ण चीजें जो गाइडलाइंस में आई है, पहली तो ये है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का क्लासिफिकेशन राज्यों पर छोड़ा गया है। वो हमारी मांग भी थी, क्योंकि कोई एक अफसर या बाबू ज्वाइंट सेक्रेटरी MHA का बैठ के ये तय नहीं कर सकता कि दिल्ली में कौन सी गली को लाल कहा जाएगा और कौन सी को हरी कहा जाएगा। वो आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री पे छोड़ना होगा। हाँ। और दूसरी अहम चीज ये है, जो पॉइंट 8 है इस गाइडलाइन का, हाँ। जो ये कह रहा है कि जो चीजें कही गई हैं नहीं होंगी, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अतिरिक्त जो सारी चीजें हैं उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यानी कि जो चीजें एक्सप्लिसिटली नहीं कही गई हैं रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे, उन सारी चीजों को करने की कहीं ना कहीं छूट ये गाइडलाइन दे रही है। ये मैंने सरसरी नजर से अभी पढ़ा है जी, यही है, डिटेल में पढ़कर इसका पूरा यही है। हमारे एसोसिएट एडिटर ने भी यही बात कही है कि जिनके प्रोहिबिशन के बारे में खास तौर पर उसमें मेंशन है, वही सारी चीजें बंद रहेंगी, उसके अलावा जो मेंशन नहीं है, यानी आप ये मानकर चलिए कि वो सारी चीजों को अलाउ किया जा सकता है। हाँ, लेकिन राज्य सरकारों पर ये जरूर निर्भर करेगा। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं और साथ ही अमिताभ ओझा पटना से। चूंकि ये सब राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया, अब जरा मानस से पहले समझ लेते हैं। मानस, यूपी सरकार क्या करेगी? यूपी सरकार ने तो अपने जगह जगह जिलों पर जितने भी बॉर्डर है सब कुछ सील कर दिए थे, सख्ती कुछ ज्यादा कर दी है। अब इस गाइडलाइन के बाद नरमी बरती जाएगी या फिर सख्ती वैसी रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात कुछ भी बदलने नहीं जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सुझाव दिए हैं। अगर उसको जो नई गाइडलाइन जारी है उसको देखें तो कमोबेश वही सुझाव अमल में आए हैं जिस तरीके का से उत्तर प्रदेश चाहता था। उत्तर प्रदेश में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी ये तय हुआ था, ज्यादातर मंत्रियों का सुझाव था कि 2 हफ्ते के लिए कम से कम लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में बढ़ना चाहिए और उसको बढ़ाएंगे वो। और 2 हफ्ते का ही गाइडलाइन है कि 2 हफ्ते तक जो नया लॉकडाउन 4 है वो 2 हफ्ते तक चलेगा। तो उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत तस्वीर बदलने नहीं जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह है कि 33% कर्मचारियों के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी दफ्तर में कामकाज शुरू हो गया है। 50% जैसा कि पहले भी तय किया गया था कि 50% श्रमिकों के साथ जितनी भी फैक्ट्री है और औद्योगिक इकाइयां हैं वो काम कर रही हैं। शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक वैसे भी निकलने पर जो इस वक्त बॉर्डर पे मजदूर फंसा है उसका क्या होगा? बात करें तो बहुत तस्वीर, मेरा इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न इस वक्त वही है, जो फंसे हुए हैं, थके हुए हैं, न खाने को कुछ है, समझ नहीं आ रहा रुकेंगे कहाँ। इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। आ रही हूँ राघव। मानस बोलिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये इसको लेकर के लगातार हम लोग भी लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मजदूर फंसे हुए हैं। अब कल जब औरैया वाला की दुर्घटना हुई उसके बाद जो नए आदेश आए उसके तहत आज तमाम जगहों पर आपने देखा कि चाहे वो दिल्ली नोएडा का बॉर्डर हो, सहारनपुर में हो, उन्नाव में हो, झांसी में लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। तो कई जगह ऐसी तस्वीरें आई जहां पर हंगामा मजदूरों ने किया। अब सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें हैं वो किस हद तक इस वक्त कारगर साबित हो रही। तो उत्तर प्रदेश के पास रोडवेज के पास जो भी अपना बसों का बेड़ा था उसको लगाया गया। लखनऊ में भी हमने देखा कि कई जगहों पर बसें चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके मजदूर अभी भी निकल रहे हैं और कई जगह प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति है। हालांकि स्कूलों की, कॉलेज, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनकी भी बसें आज लगाई गई थी। हम लोग जब अलग अलग बस स्टेशन पे गए तो वहां पर देखा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मजदूर निकल रहे हैं। और न केवल ये उत्तर प्रदेश के मजदूर है, उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरने वाले इन मजदूरों को बिहार भी जाना है, बिल्कुल झारखंड भी जाना है, चाह रहे थे आप, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ा तबका तो दिल्ली से निकला हुआ है ना, जिन्हें आप रोक नहीं पाए। देखिए, दिल्ली से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था अंततः केंद्र सरकार जब जागी, उन्होंने सोचा कि इन श्रमिकों को वापस भेजा जाए, उसके लिए ट्रेनें चलाने की अनुमति दी जाए। उसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पिछले 1 हफ्ते में लगभग 47,000 लोगों को दिल्ली सरकार अपने अपने मूल राज्यों में भेज चुकी है। 35,000 लोग लगभग
22 ट्रेनों से नहीं, कल तक भेज भेजे तो जा आपने चुके दिया, थे। आज 13 पर ट्रेनें रिटेन गई। आप नहीं कर पाए लेकिन- राघव। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार लेट जागी। सुनिए, 11 मई का मैं आपको अरविंद केजरीवाल का जो है ना स्टेटमेंट आप बता मुझे अगर देती थोड़ा हूँ। समय मैं दें आपको तो मैं बिल्कुल सारे समय सवालों का दूंगी, जवाब पर लेकिन आप सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट 11 मई को, एक हफ्ते पहले का। इट फील्स लाइक एंटायर सिस्टम हैज फेल्ड, ऑल गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड। तैयारियां की जा रही हैं उनके लिए जो जाना चाहते हैं। 11 मई को वो बोल रहे हैं कि तैयारियां की जा रही हैं, मतलब तैयारियां भी 11 मई तक भी नहीं हुई थी आपकी। अब आप ये मेरे मुख्यमंत्री का बयान है, मुझे भली भांति पता है। मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो यह है कि 23 मार्च को इस देश में लॉकडाउन लगा। पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई के पहले हफ्ते तक तमाम मजदूर सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हमें जाने दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के जो कानून बनाए थे उनके प्रति, अब सुन लीजिए विजय जी बोलने दीजिए। केंद्र सरकार ने बेचारे मजदूरों की नहीं सुनी और किसी प्रकार के, अरे सर बोलने तो दीजिए। क्यों नहीं तैयारी है? विजय जी सुनिए, जहां वो नहीं बोलेंगे मेरे सवाल का जवाब मैं खुद टोक दूंगी उनको, बोलने तो दीजिए। केंद्र सरकार ने जो बर्बरता और जो बहरी केंद्र दिया तो सरकार ने आपने जो भी नहीं था विजय बर्बरता जी, और कोई नहीं दे रहा, बात बेरहमी सही से है। मैंने दिया इन है, बेचारे मजदूरों के साथ ठीक है जी, ठीक है, मैंने कहीं भी आपके इस बहस का कोई फायदा ठीक है, कोई बात नहीं सर, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए जरा। राघव बोलिए। ऐसी बहस का कोई फायदा ही नहीं है जिसमें बीजेपी के लोग केवल आकर चिल्लाते हैं और अपनी जो बर्बरता ये लोग बेचारे मजदूरों के साथ कर रहे हैं छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे विजय जी बोलने तो दीजिए, आप चाहते हैं कि वो बोले ही ना। अरे सुनिए, नहीं एक सेकंड में ऐसा नहीं होगा। सिर्फ राघव स्क्रीन पर, 3 सवाल, सिर्फ राघव स्क्रीन पर बोलिए। मैं 3 सवाल पूछना चाहूंगा और मैं नहीं पूछना चाहूंगा, मेरे माध्यम से वो सारे मजदूर आज भाजपा से सवाल पूछना चाहेंगे। और सबसे पहले वो बूढ़ी औरत जो पिछले 7 दिन से चले जा रही है, 350 किलोमीटर चल चुकी है, उसके पांव के छाले आज भारतीय जनता पार्टी से ये बात पूछ रहे हैं। वो मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना राघव, और अच्छी बात है कि दर्द आपको हो रहा है, लेकिन ये दर्द पहले मेरे 11 मई वाले सवाल का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, जब केंद्र सरकार ने अनुमति ही नहीं दी, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाए रखा कि ना बसें चलेंगी, ना ट्रेन चलेगी, ना बॉर्डर पार करने की अनुमति है, तो कोई कैसे जाएगा? आप उन लोगों को अपने राज्य में क्यों नहीं रख पाए? आपके ऊपर उत्तरदायित्व इस बात का ज्यादा है। इस सवाल पे आ जाते हैं। यदि आपने जो लोग जा रहे हो उनसे संवाद करने का प्रयास किया और मुझे लगता है आपके रिपोर्टर्स ने बात करी होगी, तो आपको वो साफ तौर पर कहते नजर आएंगे कि हमें यहाँ खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था है, लेकिन हमारी आने वाले समय के लिए आमदनी हमें समाप्त होती नजर आ रही है। इस महामारी का प्रकोप इस महानगर में है, हमारे मन में बेचैनी है, हम अपने घर परिवार वालों तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ महीने हम गांव में बिताना चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। उनको इस बात, यहाँ पे तो दिल्ली में हम लगभग 12 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, 85 लाख लोगों को राशन दे चुके हैं 2 महीने का। तो खाने पीने रहने की व्यवस्था की वजह से वो लोग नहीं जा रहे हैं, उनके मन में एक बेचैनी है, पीड़ा है। और इस महामारी के तो जब वापस जा रहे हैं वहां उनको कौन सा रोजगार मिल रहा है राघव? लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुलेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। दुकानों पर 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। सोमवार से मॉल छोड़कर सभी दुकानें खुलने वाली हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें करना होगा। 6 फीट की दूरी बनाकर रखना होगा। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित नहीं है, ठीक है, तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ज्यादातर जो ये वर्क फोर्स है, प्रवासी मजदूर, ये बिहार की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में ही बॉर्डर सील हो चुके हैं, वो बिहार की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते एक तरह से कि वो आए, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और इनको नहीं आने देना चाहिए। वो ट्रेन सेवा के भी खिलाफ थे। अब बताइए अमिताभ ओझा, जिस तरह से सभी राज्यों पर सारी छूट छोड़ दी गई है, नीतीश कुमार क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार ने यह मांग रखी थी कि उन्हें परमिशन अगर मिलता है ट्रेनों को चलाने का तो वो मजदूरों को लाने का काम करेंगे। और जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम अगले 7 दिनों के अंदर जो मजदूर हमारे फंसे हुए हैं उन्हें लेकर आएंगे। और अब
आज की सिर्फ आज एक दिन में 60,000 मजदूर लाए गए हैं बिहार, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे। इसके अलावा अब तक करीब 3.5 लाख मजदूर बिहार वापस आ चुके हैं और जो टारगेट है वो करीब 5 लाख का है। तो लगातार मजदूरों को लाया जा रहा था और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर मजदूरों को लाएंगे। इसलिए लाएंगे क्योंकि उसके बाद जो 2 सप्ताह का जो समय होगा उस बीच उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा, उनका जो भी संक्रमित होंगे उनका इलाज किया जाएगा। और नीतीश कुमार जो आशंका जता रहे थे, जी पंचायत स्तर प्रखंड से लेके पहले प्रखंड स्तर पे था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से जो पंचायत स्तर तक जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और वहां इन्हें रखने की व्यवस्था, जो सरकार के जो दावे हैं वो किया जा रहा है कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पे रखा जाएगा। 23 अप्रैल को सरकार की ही अपनी रिपोर्ट आई थी जिसमें यूपी, बिहार और असम, ये 3 ऐसे राज्य थे जहां पर सबसे खराब व्यवस्था है इस वक्त हॉस्पिटल्स को लेकर। कितने तो जिले इन तीनों राज्यों में ऐसे हैं जहां पर कितने जिलों में जो बेड है, आइसोलेशन बेड, वो नाम मात्र भी नहीं है, मतलब 0 है, 0। कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल वो सब, बिल्कुल ये बात सही है और यही इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि जो आंकड़े थे संक्रमितों के वो लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन 2 जो समाप्त हुआ था उसमें बिहार में 73 जो पेशेंट कोरोना संक्रमित की संख्या सिर्फ 73 थी और आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं आपसे, आज के दिन में अभी तक रविवार को शाम तक सिर्फ 75 केसेस सामने आ चुके हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और 1251 आज का करना होगा कि राज्य सरकारें क्या फैसला करती हैं। अभी थोड़ा जल्दी भी है, बिल्कुल मैं समझती हूँ। अभी गाइडलाइंस आई हैं, समझने के लिए राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा। और हमारे साथ अमित कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर है हमारे। हमें जरा बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी दुकानें खुलेंगी और सैलून पर तो अभी तक कोई नीति स्पष्ट ही नहीं है शायद। अब सभी दुकानों में ये बोलते हुए कि मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी, तो ऐसा होगा कि आदमी सोचेगा कि हर तरह की चीज खुलेगी, हर जगह पहुंच जाएंगे। जी देखिए, उसमें एक साफ तौर पे एक चीज लिखा हुआ है कि जो क्या क्या नहीं खुलना है वो साफ है। उसके बाद दिया गया है कि डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकारें जो है जो गाइडलाइंस है उसको डाइल्यूट नहीं करेंगी। इसके अलावा वहां पर अधिकार दे दिया गया है राज्य सरकारों को कि वो क्या कर सकते हैं। अगर उसमें लिख दिया गया है कि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन इसके अलावा जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। और इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो तमाम दुकानें हैं, अगर आप जैसे कि इसका फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। नहीं, इसमें ये हो सकता है कि जो दुकानें खोलने की बात है, जैसे मॉल नहीं खुलेगा लेकिन जो बाकी दुकानें खोलनी है तो वो सरकार तय करेगी कि क्या ऑड इवन की तरह से खोला जाए, एक दुकान को छोड़कर खोला जाए या किस तरह से खोला। क्योंकि सड़क के किनारे जो दुकानें होती है उन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसको खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। हाँ, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, कहीं मत जाइएगा।